या फिर डाइवोर्स। डाइवोर्स हमारे यहाँ बढ़ रहा है। हमारे यहाँ डाइवोर्स जो है वो 0.5 से कम था, लेकिन कुछ इस्लाम का प्रभाव हुआ, कुछ क्रिश्चियनिटी का हुआ, और ये भौतिकवादी शिक्षा का हुआ। तीनों के प्रभाव में हमारे यहाँ डाइवोर्स बढ़ गया है, क्योंकि भारत में डाइवोर्स जैसा कोई शब्द ही नहीं जिसको हम लोग सनातन परंपरा कहते हैं। अभी स्थिति क्या है, जैसे यूएस है, यूनाइटेड स्टेट, या यूरोप है, या रशिया है, यहाँ पर सिंगल पेरेंट सोसाइटी जो है लगभग 40 से 50 के आसपास है। सिंगल पेरेंट का मतलब है या तो पिता है या माँ है और उसकी संतान। ये लगभग मतलब 100 शादियां होती हैं, तो उसमें सिंगल पेरेंट्स का परसेंटेज जो है लगभग 40 से, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, सिंगल पेरेंट तो 50 है। हमारे यहाँ लगभग 15% के आसपास पहुंच गए, महानगरों में खास करके परसेंटेज 15 हो गए। और जो डाइवोर्स का रेट है वो भी जो महानगर हैं उनमें और जो ग्रामीण है वहां पे कम है, महानगरों में ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जो है जिसको हम लोग टैक्स सिटी कहते हैं ना, जैसे बेंगलोर है और पुणे है, जहाँ सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आईआईटी से निकलने वाले लोग जो हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, वहां पे हाईएस्ट रेट होता है वो। तो संबंध जो है वो टूट रहा है। तो प्रश्न है कि हमको परिवार में जीना है कि नहीं जीना है, परिवार की उपयोगिता भी है कि नहीं है, और यदि परिवार ब्लास्ट होता है, व्यक्तिवादिता बढ़ती है, तो क्या इस धरती पे 800 करोड़ लोग जो है जी पाएंगे? ये भी मुद्दा है। क्या इस धरती में 800 करोड़ इंडिविजुअल्स को सुख सुविधाएं देने की ताकत है क्या? ये भी एक मुद्दा है। हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जीडीपी बढ़ा सकते हैं, लेकिन खनिज तो नहीं बढ़ा सकते, पानी नहीं बढ़ा सकते, हवा नहीं बढ़ा सकते ना। जंगल जितना था उससे कम ही कर रहे हैं, बढ़ा तो सकते है ना। तो हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं इस धरती पे, और यदि वो परिवार विहीन यदि ह्यूमैनिटी बनती है, तो क्या उनको पूरा कर सकते हैं? तो कुछ लोग मान रहे नहीं कर सकते, इसलिए हमको चंद्रमा में उत्पादन करना होगा, मंगल में जाना पड़ेगा, ऐसा भी सोचते हैं। या कुछ लोगों को मारना पड़ेगा, आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो परिवार नियोजन विधि से हो सकता है, उसकी बहुत सारी मेथड से, या फिर हत्या करके हो सकता, युद्ध करके हो सकता, या जो क्लाइमेट से भी होगा, क्लाइमेट के कारण से भी होगा, मतलब लोग बड़ी संख्या में मरेंगे। जैसे अभी हम लोग ऐसा देखते हैं कि भारत पाकिस्तान में युद्ध, कितने लोग मरे होंगे? 1000 लोग मरे, 1000 दोनों तरफ के। लेकिन यदि आप भारत में रोड एक्सीडेंट के डाटा को देखिए, तो आपको दिखेगा साल भर में 1 लाख लोग मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट। तो इसका मतलब है कि हम समस्याओं को कम करते हैं या बढ़ाते हैं? यदि हम भौतिकवादी विधि से, तो भौतिकवादी विधि की समीक्षा करने की आवश्यकता है ना, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमारा एक उत्तरदायित्व है, और हम एक प्रयोग कर रहे हैं सहअस्तित्ववादी विद्यालय के रूप में, एक विचार को देख रहे हैं। और इस विचार को भी आपको आंख बंद करके नहीं मानना है, अंधानुकरण नहीं करना है। ये जो सहअस्तित्ववाद है इसका अंधानुकरण नहीं, इसको भी सभी कसौटियों में कस के देखना है।
है ना। यदि वो कसौटियों में आपने कस के नहीं देखा तो आपसे चूक हो सकती है ना। जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है ना तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। जैसे प्रेगमेटिज्म का एक्सपेरिमेंट लंदन में हुआ है ना, वहां पर भी 3 स्कूलों में एक्सपेरिमेंट हुआ प्रेगमेटिज्म का। बाद में उसको माना गया कि अच्छा है, ठीक है, जरूरी है, तो पूरी दुनिया में प्रेगमेटिज्म चला गया। 3 स्कूलों से पूरी दुनिया में आपके भी एजुकेशनल फिलॉसफी में प्रेगमेटिज्म है ना, नेचुरलिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है ना। इस सबको हम लोग एसेंशियलिज्म से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं एजुकेशनल फिलॉसफीज में। लेकिन ये सारी की सारी जो एजुकेशनल की फिलॉसफीज हैं, इसमें मटेरियलिज्म ही है। मतलब जिसको अपन कह रहे हैं कि भौतिकवाद जिसको कह रहे हैं, उसी से ये सारी थ्योरीज निकली, जिनको हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विधिक, शिक्षा यानी शैक्षिक भी कह सकते हैं, शिक्षा, और धर्म, धर्म भी इसी से, धार्मिक थ्योरी और वैज्ञानिक, ये सब भौतिकवाद से आए। मैंने कहा कि जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म था, है ना, ये जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म था, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का जो मूल मान्यता थी कि एग्जिस्टेंस में कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, और ये द्वंद्व अंदर भी है और बाहर भी है। यानी आदमी की परस्परता में, जीव जानवरों की परस्परता में, है ना, पेड़ पौधों की परस्परता में भी कॉन्फ्लिक्ट है, और परमाणु में भी है। परमाणु में मैंने बताया कि इंटरनल जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। ये थॉमसन का मॉडल है एटम का, थॉमसन का मॉडल। उस समय न्यूक्लियस भी नहीं पहचाना गया थॉमसन के मॉडल में, रदरफोर्ड ने फिर जो पहचाना उसमें न्यूक्लियस को पहचाना ना, ऑर्बिट थ्योरी आई उसके बाद। और अभी वेव थ्योरी है एटम की। तो उस समय न्यूक्लियस भी नहीं था, नेगेटिव पॉजिटिव था उस समय भी। और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने जो दूसरी थ्योरी दी डायलेक्टिक मटेरियलिज्म के बाद, जो दूसरी थ्योरी दी उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ अपोजिट्स। थ्योरी ऑफ अपोजिट्स, थ्योरी ऑफ अपोजिट्स जो है उसमें हम सबको अपोजिट रूप में देखते हैं। जैसे हम बच्चों को हिंदी में पढ़ाते हैं, हिंदी में अपोजिट्स क्या पढ़ाते हैं? दिन का उल्टा रात, दिन का अच्छे उल्टा का रात बुरा, है, अच्छे का बुरा, अच्छे का बुरा, बुरे पति का पत्नी, वो तो लिंग परिवर्तन, अपोजिट नहीं पढ़ा, प्रकाश का ध्यान है? आपको पता ही नहीं अपोजिट सेक्स का क्या मतलब है। पत्नी को अपोजिट सेक्स भाई बोलते बहन नहीं। होते हैं, पर भाई बहन, पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे लेडी और जेंट्स हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, अपोजिट सेक्स, ये शब्द मेरा गढ़ा हुआ नहीं है, ये तो मीडिया का वर्ड है ना। जेंडर इश्यूज में अपोजिट सेक्स, तो अपोजिट सेक्स ये कहां से आ गया? थ्योरी ऑफ अपोजिट से, है ना, जो मार्क्स की थ्योरी। मैंने कहा कि थ्योरी ही कंटेंट में आती है, और ये मानसिकता से ही भाषा में आती है ना, जन भाषा बनती है, जन भाषा बनती। जबकि हम लोग इसको समझने जाते हैं तो पता लगता है कि अपोजिट्स नहीं होता है। जैसे ज्ञान का अपोजिट अज्ञान है क्या? दिन का अपोजिट रात है क्या? रात तो कोई चीज ही नहीं है, वो तो प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश है नहीं है। प्रकाश नहीं है जैसा कोई
कोई चीज नहीं होती अस्तित्व में, कम प्रकाश है और ज्यादा प्रकाश है, नहीं होता है। जिसको हम लोग अंधकार कह रहे हैं, अंधकार का मतलब है प्रकाश नहीं है। तो अपोजिट्स को भी हमको समझना पड़ेगा कि थ्योरी ऑफ अपोजिट्स जो है वो सही है कि नहीं। कार्ल मार्क्स का पूरा फाउंडेशन ये थ्योरी ऑफ अपोजिट्स में ही, इसी से उन्होंने जब इसकी सोशल थ्योरी बनाई तो सोशल थ्योरी में उन्होंने कहा कि दो वर्ग होते हैं, एक होता है जिसको कह रहे हैं शोषित वर्ग, है ना, एक होता है जिसको कह रहे हैं शोषक, जिसको बुर्जुआ कहते हैं, शोषक। और जो रूस में क्रांति हुई तो ये जो शोषित वर्ग है इन्होंने इनको खत्म करने के लिए क्रांति करी शोषकों। शोषक किसको माना? जो सामंत थे, जो जार थे, राजा थे, राजतंत्र था, वो शोषक है। और जो आम आदमी है, मजदूर है, वो शोषित है। तो जो शोषित थे उन्होंने क्रांति करी, रूस की क्रांति हम लोग जानते हैं। रूस की क्रांति में भी लाखों लोग मारे गए, लाखों लोगों की हत्या हुई। ठीक है, ये समझ में अभी ले लेंगे। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई विचारधारा जब समाज में उतरती है तो वो क्या क्या चीजों को बदलती है ना। हम लोग तो उसका जो प्रभाव होता है उसी में झूलते रहते हैं, सूखे पत्ते की तरह से उड़ते रहते हैं। जैसे मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है, कोई कंपनी रिसर्च करके कोई नया प्रोडक्ट आती है, हम उड़ के वहां पहुंच जाते हैं, उसको ले लेते हैं, उसको यूज करते हैं, फिर फेंक देते हैं। हम बिना विचार किए उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। और इसके इन्फ्लुएंस में लाने के लिए मीडिया का रोल होता है, विज्ञापन का रोल होता है ना। जो आप लोग मोबाइल में भी विज्ञापन देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं, सड़कों पे चलते हुए भी देखते रहते हैं, एयरपोर्ट में भी देखते हैं, विज्ञापन चलते रहते हैं, है ना। और ये आपके आंख में पड़ते ही है, और आंख में पड़ने के बाद वो आपकी मानसिकता में समझ रहे हैं। बैठ जाता है। फिर आप जब बाजार जाते हैं तो उस मानसिकता से प्रभावित होकर उन्हीं प्रोडक्ट वो खरीदते हैं। तो ये एक कुचक्र है कैसे चलता है। और ये आपकी मानसिकता में ये पहुंच जाए, इसके लिए बहुत रिसर्च होता है, जिसको हम लोग मीडिया रिसर्च, कम्युनिकेशन का रिसर्च, प्रोडक्ट का रिसर्च। इसके लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है ना, जो इस सबको सिखाते हैं। उससे विज्ञापन बनता है। एक विज्ञापन बनाने के लिए 1-1 करोड़ रुपए भी कंपनियां पेमेंट करती है, क्योंकि 1 करोड़ का विज्ञापन जब वो दिखाती है 50 करोड़ खर्चा करके, तो 500 करोड़ कमाती है ना, आपका एक्सप्लॉयटेशन। जैसे पेप्सी कोला है, पेप्सी कोला का एक विज्ञापन बनता है, उसमें लाखों रुपए जो देता है या जो भी उसमें रोल प्ले करता है ना, उसको पेमेंट करना पड़ता है, जो करोड़ों में होता है। फिर उसको जब मीडिया में लाते हैं फिर करोड़ों खर्चा करते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ ऐसा खर्चा करते हैं। तब जाके वो कंपनी जो है 40-50 हजार करोड़ का टर्नओवर करती है, उसमें कमाती है। और ये सारा पैसे का आपसे वसूली होती है, जो उसको कंज्यूम करता है उससे लिया जाता है। विज्ञापन का पैसा कंपनी थोड़ी देती है, विज्ञापन का पैसा हमारे प्रोडक्ट में देता है। तो जैसे पेप्सी का जो प्रोडक्ट है, उसका जो प्रोडक्शन कास्ट है, यानी जो उसमें पानी और केमिकल्स लगता है, इसका यदि हम वैल्यूएशन करें तो वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 पैसे का होता है, और हम लोग उसका 30-40 रुपए पे करते हैं। जो भी प्रोडक्ट है उसमें जो खर्चा आता है, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 40 रुपीज जो है विज्ञापन का खर्चा आपसे लिया जाता है, 40। बाकी ट्रांसपोर्टेशन है, बॉटलिंग है, और कमीशन है।
है ना, कंपनी से स्टॉकिस्ट के पास, स्टॉकिस्ट से रिटेलर के पास, रिटेलर से फिर आप तक आता है, तो वो सारा भी उसमें शामिल रहता है। तब भी कंपनी 20% कमा लेती है, 20 से 30% कमा लेती है, और वो लाखों करोड़ की कंपनियां बन जाती। तो हमारा इस तरीके से शोषण होता रहता है। इस शोषण के पीछे मानसिकता ही होती है, जिसको हमने यहाँ लिखा है कि मानसिकता हो। तो ये मानसिकता शिक्षा भी बनाती है, मीडिया भी बनाता है ना। मीडिया में एडवर्टीजमेंट जो है मानसिकता बनाते, सीरियल भी बनाते। मैं मुंबई में था, तो मुंबई में मलाड मलाड करके एक जगह है जहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट है। मतलब 2000 से भी ज्यादा दुकानें हो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और उसकी जो मांग होती है वो कैसे बनती है? मांग बनती है सीरियल या फिल्म में जो अभिनेत्री जैसा डिजाइन पहनी रहती है वैसे डिजाइन का मांग होता है, तो इसलिए वो डिजाइन बदलती रहती है। मान लो हीरो ने बदल दिया, जैसे एक समय अमिताभ बच्चन ने जो है वो बड़ी मोहरी वाला बेल बॉटम जिसको कहते हैं वो ले आए, है ना। लाखों करोड़ों लोग उसको फॉलो करते हैं, इसीलिए तो वो सदी के महानायक हैं। जो बेवकूफी वो करते हैं वैसी बेवकूफी सब लोग करते हैं, इसलिए वो सदी के महानायक। फिर धीरे से अमिताभ बच्चन ने छोड़ दिया, दूसरे हीरो पॉपुलर हो गए, सकरी मोहरी के लाने लगे, सकरी मोहरी अभी यहां तक का पहनने लगे, वो भी बाजार में आ गए। फिर कटिंग वाला हो गया, फाड़ के जीन्स फाड़ के ऐसा घिस के। तो बेसिकली जो मानसिकता कैसे काम करती है बता रहा हूँ। तो मानसिकता हमारे आ रही है शिक्षा से, मीडिया से, तो हमारी मानसिकता पे बैठ जाता है। हम तो केवल मोहरे बंदर की तरह नकल करते, हमारा अपना होना कुछ पता ही नहीं। और जब इसी को फिलॉसफी में देखते हैं तो वो कहते हैं कि फ्री विल तो है ही नहीं आदमी का। तो फ्री विल नहीं है इसलिए कोई आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है ना, क्योंकि आदमी तो गुलाम है ना, तो गुलाम है। किसी ने कोई बात बोल दी, हम उससे प्रभावित हो गए, सम्मोहित हो गए, और हम वैसा करने, है ना। समझ में आता? सारा कॉस्मेटिक्स का जो बिजनेस है कैसे चलता है? मानसिकता से। मानसिकता ही उसमें मूल कारण है। कोई भी दुनिया में ऐसी क्रीम नहीं है जो खूबसूरत बनाती, कोई क्रीम नहीं। यदि आपका सिस्टम काम ठीक कर से करता है, आपकी स्किन ठीक ही रहती है, स्निग्ध रहती है, ऑयल उसमें स्वाभाविक रूप से पैदा होता है ना। इसलिए आदमियों से ज्यादा चमकदार स्किन जो है जानवरों की होती है। जानवरों का आप स्किन देखिए, जैसे जो पालतू गाय को छोड़ते हैं जंगल में, यदि जिसको नील गाय कहते हैं, आप उसका स्किन देखिए, है ना। तो इसका मतलब है हम ठगे जा रहे हैं। काम करना था कि हमारा सिस्टम ठीक रहे, उस पर स्किन अपने आप ठीक होती, हम लोग स्किन पे काम कर रहे हैं। जैसे जड़ों को जो पोषण देना था, जड़ों को पोषण देने की बजाय हम जो है फूलों को, फलों को रगड़ने लगे। जैसे वो बाजार में एप्पल आता है ना, तो उसको पॉलिश करके उस पर स्टिकर लगा के रख देते, उससे उसकी गुणवत्ता थोड़ी बदलती चमक से। और हम वो छिलका खाते ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि छिलका छील के खाना है, क्योंकि उसमें रसायन है। लेकिन हम खरीदते हैं तो चमक देख के खरीदते, और उस चमक की कीमत देते, मतलब वो चमक करने वाला भी तो कुछ पैसा लेगा, वो आपसे लिया जाए, और चमक आपको खाना नहीं। तो ऐसे मानसिकता जो है आसक्ति बनती है, मानसिकता में प्रलोभन बनता है, सम्मोहन बनता है, और सम्मोहन से दास्ता आती है ना। उसी दास्ता में हम विचार दासत्व, कर्म दासत्व और व्यवहार दासत्व में फंस जाते हैं। तो ये जो मानसिकता है
यही आचरण में आती है, इसको हम लोग कह रहे हैं। अब ये जो आचरण है ये व्यक्तिवादी नहीं होता, आचरण ये परस्परता में पैदा, अकेले में कोई आचरण, अकेले में विचार होता है जो मानसिकता है ना, अकेले व्यक्ति में केवल विचार होता है। तो उसमें विचार होता है और ये विचार ही आचरण में आता है ना, आचरण या व्यवहार भी कह सकते हैं, किसी को संबंध भी बोल सकते हैं, संबंध में, और संबंध आचरण से फिर व्यवस्था आती है, व्यवस्था आचरण से व्यवस्था। तो हम सब शिक्षक हैं, हम कहते हैं कि हम भविष्य के लिए जनरेशन तैयार कर रहे हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो मानसिकता में है, यदि दासता, गुलामी, भौतिकता, विलासिता, इंद्रियता, श्रृंगारिकता, यदि ये हम मानसिकता में ला रहे हैं बच्चे, दूसरे तरीके से देखें तो जातीयता, क्षेत्रीयता, भाषा के आधार पे वर्गीयता, ये सब हम ला रहे हैं बच्चे में। माई ले आती, पिता ले आते, परिवार ले आते, तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति हो ना, तुम्हारा ये धर्म है, तुम मराठी हो, है ना, वो कन्नड़ है ना, भाषा, हिंदी भाषी, ये भाषा क्या, क्षेत्र, पहाड़ी, जैसे दिल्ली में आप देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों का संगठन मिलेगा, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जो है आपस में मिलजुल के एक वर्ग बना ले, दूसरा वर्ग जो है उनको देख के फिर वो भी कोई वर्ग बना, मराठी समाज, फिर कन्नड़, तमिल के लोगों के आपको मंदिर मिलेंगे, उनके कम्युनिटी भवन, ऐसे वर्गीयता जो है बन जाती। और ये सब आ कहां से रहा है? शिक्षा से ही रहा है, माता पिता से। हम अपने बच्चे को सिखाते कि बेटा सब कुछ पैसे से आता, सब कुछ पैसे से आता, पैसा होगा तो तुम्हारा इज्जत होगा, पैसा नहीं होगा तो कोई पूछेगा। इसमें हम पैसे का मानसिकता को स्थापित करके सामाजिकता की, हम उसको बताते ही नहीं कि ये जो फल आया, सब्जी आई है, खाद्यान्न आया, ये कैसे आया, किसी ने श्रम किया है, उत्पादन किया है, उसको छाना बीना है, उसको ला के फिर बाजार में लेके आए, तब हमको खाने को मिल रहा है। तो हम उसमें सामाजिकता का बीजारोपण करने की बजाय उसमें भौतिकता का बीजारोपण करते, स्पर्धा का बीजारोपण करते, ये मानसिकता बन जाती और उस मानसिकता से वो चलता रहता है। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को विदेश भेजना पढ़ने के लिए। कुछ दिनों के बाद उनकी मानसिकता बदल गई, एक दिन फिर आए तो कहने लगे कि विदेश मत भेजना। हमने कहा अभी क्या हो गया आप? तो कह रहे देखो मैं रिटायर हो गया हूँ, ओल्ड एज में हूँ, अभी बच्चों की जरूरत है और बच्चे हैं नहीं, तो सब इंग्लैंड में बस गए, अमेरिका में बस गए, तो अभी मुझे बच्चों की जरूरत है और बच्चों को भी जरूरत है हमारी, क्योंकि उनके छोटे बच्चे हो गए, उनको अपने बच्चों को पालने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं। तो कोई हिंदुस्तान से या कोई गरीब देशों से कोई महिलाएं जाती हैं, वहां जॉब करती हैं, उनको भी 70-80 हजार लाख रुपए मिलता है बच्चे पालने, फिर वो कुछ दिन पालती हैं, फिर आ जाती हैं वापस हिंदुस्तान में, यहाँ अपने बच्चों को, अपने परिवार के लिए कुछ करती हैं। पुरुष भी ऐसे ही करते हैं। स्लेवरी, एक प्रकार की स्लेवरी जो है। तो हम बच्चों में क्या मानसिकता ला रहे हैं? संबंध में रहना है, सामाजिकता के साथ जीना है, या वर्गीयता में जीना है, क्षेत्रीयता में जीना है, विलासिता में जीना है, भोग में जीना है, भोग ही सुख है, इस मानसिकता को ला रहे हैं, या संबंध में सुख है?
सामाजिकता में सुख है। भय मुक्ति किस में है? वर्गीयता में भय मुक्ति है या एकत्व में, एकता में, है ना? यदि मानव जाति में एकता है, एकता कैसे होगी? संबंधों के आधार पर होगी। जैसे थोड़े से भी संबंध होते हैं तो थोड़ा भय कम होता है ना। यदि ज्यादा संबंध होते हैं तो ज्यादा भय मुक्त रहते हैं। तो इससे पता लगता है संबंध में जो परस्पर विश्वास होता है उसी में भय मुक्ति होती है। अभी तो भय बना ही रहता है। जो जितने बड़े पद पे है उतने ही भयभीत है, जिसके पास जितना पैसा है उतना ही डरा हुआ। तो वहां तो भय बढ़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी में इतना पैसा लगता है कि उतने पैसे में पाकिस्तान की जीडीपी इंप्रूव हो सके। इतना पैसा केवल सिक्योरिटी में लगता है, सुरक्षा। भारत के प्रधानमंत्री की भी सिक्योरिटी में बहुत पैसा लगता है, क्योंकि अब है विश्वास नहीं है, लोग हत्या कर देंगे, मार डालेंगे। पैसे वालों के साथ भी है, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उतनी ज्यादा सिक्योरिटी उसको चाहिए। इसका मतलब है अभय नहीं आ रहा पैसे से, भय आ रहा है। भय का इंतजाम कर सकते हैं, मतलब जैसे पैसे वाला इंतजाम कर लेता है, गन खरीद लेता है, गुंडों को पाल लेता है, पुलिस वालों को पैसा दे देता है ना। अविनाश दुबे। अविनाश दुबे। तो हम क्या चाहते? भय से मुक्त होना चाहते हैं तो इससे विचार करना पड़ेगा। यदि वो विचार हमको समझ में आता है कि इस विचार से भय मुक्त हुआ जाता है, उसको मानसिकता में लाना, ये शिक्षा का काम है। मानसिकता में होगा तो आचरण में आएगा, आचरण में होगा तो व्यवस्था में आएगा। यदि आचरण में नहीं होगा तो व्यवस्था में नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रश्न हो तो बताइए। कोई प्रश्न? बोर तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है बोर कर रहे हैं? बहुत भारी भारी चीजें बता रहे हैं, केवल सूत्र जोड़ रहे हैं बस, है ना? आपने, हाँ जी, माइक भौतिकवाद को मानते हैं, ये है? आपके पास में माइक। भौतिकवाद को मानेंगे क्या? हाँ। आप टीचर हैं, आपको जो तनख्वाह मिलती है उसको कहाँ लगाते हैं? भौतिक उसमें नहीं जा रहा है, नहीं, किस में जा रहा है? सेविंग्स वगैरह में जा रहा है, जैसे आगे और कहाँ लगाते हैं? तो अपने गाड़ी वगैरह के लिए अपने बच्चों में नहीं खर्चा करते? बच्चों में जा रहा है। अपनी पत्नी को नहीं देते हैं? अपने माता पिता पे? वो सही है। उसके बाद जो बचता है, ये इसके बाद जो बचता है, या इनका काट के गाड़ी खरीदते, सेविंग करते पहले घर, है ना? तो सहअस्तित्ववाद में पहले घर को देखें। उतनी भौतिकता जिससे हमारा घर घर बना रहे। जैसे हमने कार्ल मार्क्स की बात करी, तो कार्ल मार्क्स को जब हम देखते हैं तो उसमें वो वैसे सुनाई दे रहा है कोई बात? ऑन कर ऑन आप, ये आपकी आवाज अच्छी है। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर कि जैसे अगर कार्ल मार्क्स को हम लेते हैं तो कार्ल मार्क्स को ही फॉलो करने वाले लेनिन हुए, ठीक है? तो लेनिन ने भी उस समाज को देखा और उन्होंने कहा, जैसे कार्ल मार्क्स कहते थे कि कोई नेता नहीं होगा, सब जितने भी हैं वो सब समान हैं, ठीक है? लेकिन जब लेनिन आते हैं तो लेनिन अपनी विचारधारा में चेंज करते हैं। वो कहते हैं कि भाई नेता होगा और नेता देखेगा, अब यहाँ पर जाकर अब वो करेगा, वो सशस्त्र विद्रोह भी होता है उस टाइम, ठीक है? जैसे हमने रूस की क्रांति 1917 में पढ़ा इस चीज को। फिर एक चीन में भी हमने ये चीज देखी, चीन में माओ जेडुंग आते हैं, वो माओवाद लेकर आए। जैसे हम बेसिकली एक मार्क्सवादी विचारधारा को चेंज होते हुए देख रहे हैं, ठीक है? और हम जैसे हम मानते हैं कि जैसे अशोक थे, अशोक ने जैसे ही अपना चेंज किया मानसिकता, जैसे हम बात कर रहे हैं, मानसिकता जैसे ही वो चेंज करते हैं अपनी,
तो वो सीधा ही उनका पतन वहां से शुरू हो जाता है। उससे पहले वो जो साम्राज्य था वो फल फूल रहा है, वो जो कर रहे हैं, जैसे ही वो अहिंसा के तौर पे जाते हैं तो मतलब वो चेंज हो जाते हैं, मतलब वो उनका पतन शुरू हो जाता है। ऐसे ही हम कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने वार की बात करी, इतनी वार इसराइल की हो रही है, जो चीज़ हो रही है। अगर आज की डेट के अंदर भारत एक परमाणु शक्ति नहीं होता तो शायद हमारा हाल भी कुछ ऐसे ही और कंट्रीज की तरह हो रहा होता। ठीक है, चीन हमारे ऊपर नहीं धमकता। क्यों नहीं धमकता? क्योंकि हम परमाणु शक्ति, अगर भौतिकता नहीं हो, अगर हम मानसिकता यहाँ नहीं लेकर, चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि सह अस्तित्व जो है वो होना चाहिए, चेंज व्यवहार में होना चाहिए, मैं इस चीज से थोड़ा एग्री करता हूँ। लेकिन ये कहाँ से शुरू होना चाहिए? क्या यहाँ से नीचे से शुरू होना जरूरी है? जैसे मान लीजिए कोई भी चेंज होता है ना, सब बहुत बड़ा चेंज होगा। इसमें हम कुछ भी नहीं कह रहे, ना नीचे से ना ऊपर से। हम ये कह रहे हैं अस्तित्व सह अस्तित्व ही है। ठीक है, चाहे वो भौतिकवाद हो, चाहे आदर्शवाद हो, चाहे हाँ मतलब भी हो, मेरा हर मेरा आदमी जैसे मान लो मेरा कहने आप का पैसा कमाते हो तो आपने कहा कि पहले बच्चों में, पत्नी में, हाँ पिता में, इसमें मतलब लगा मेरा कि कहने का मतलब सर ये यानी है आप सह अस्तित्व पूर्वक ही जी रहे हो, हाँ जी। है ना। मतलब उसके एक चीज- बाद यदि कुछ बचता है, जैसा उसके बाद बचता है तो बचत करते हैं, फिर गाड़ी करेंगे, आदि घर ये तो बनाएंगे। चलो सर हमारा मेरा खुद का पर्सनल वो हो गया। यहाँ सबका ऐसे ही होगा लगभग। हाँ मतलब ये चलो हम लोगों का ही हो गया एक तरह से। लेकिन जब हम एक देश विशेष की बात करते हैं तो वहां पर सह अस्तित्व जो है, या जो भी ये चीज हम, भारत की विदेश नीति क्या है? भारत की विदेश नीति यही चीज है ना कि मतलब वो उनको मतलब मैंने तो नहीं निरपेक्षता जो हमने अपनाई है कि ना हमने इधर जाना है ना इधर तो जाना है, हमने अपना ही पक्ष रखना है। हमारी मैंने नहीं बनाई सर विदेश, हाँ जी, ना नागराज जी ने बनाई, उसमें भी पीसफुल को एग्जिस्टेंस है। तो सह अस्तित्व तो पहले मतलब विदेश नीति में भी है। वही वासुदेव कुटुंबकम जो है, वासुदेव कुटुंबकम क्या है? नहीं, वो तो ठीक बात है सर। मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसको फॉलो करते हैं कि पीसफुल उसको फॉलो करते हैं तो हम परमाणु के तरफ नहीं जाएंगे। हमने नहीं बनाना चाहिए था परमाणु को। हमने क्यों बनाया? क्योंकि दूसरे देश भी तो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे ना। क्योंकि दूसरे देश भी सह अस्तित्व को नहीं मान रहे, इसलिए। हाँ यही चीज। तो हम मान जैसे लीजिए कोई आदमी आपको मारेगा तो आप क्या करेंगे? आप बचाव करेंगे, ऑब्वियसली बचाव करना। रिटेलिएट भी करेंगे। हाँ जी। लेकिन वो जीने की विधि नहीं है ना। जीने की विधि नहीं है। जीने की विधि क्या है कि हम उसको समझाएंगे, सिखाएंगे, हाँ वातावरण करेंगे, शिक्षित करेंगे, हाँ जी, है ना। नहीं होगा तो बल का, विधि का प्रयोग करेंगे, है ना। मतलब यही चीज में जानना चाहूँ। वो हम नहीं कर रहे हैं ना, हम होड़ में लग गए। ठीक है सर, मतलब मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर जैसे मानसिकता की बात है तो हमें दोनों चीजों के लिए ही यहाँ पर तैयार रहना है कि अगर हम भौतिकली ही नहीं सोचेंगे कि हमको ये चीज करनी चाहिए, हमें ये चीज बनानी चाहिए, हमें चांद पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जो भी चीज है, हम ये चीज हम अपना विजन हम क्लियर ना रखें और हम सिर्फ यही सोचे कि हमें सिर्फ अपना एक मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने बात कही, मैंने वसुदेव कुटुंबकम पे किताब लिखी 600 पेज। तो हम जीडी बख्शी को उसको भेंट करने गए, उनके घर पे गए। जानते हैं ना, हाँ जीडी बख्शी बहुत मीडिया में आक्रामक रूप से बोलते रहे। तो उन्होंने हमारा सत्कार किया, चाय कॉफी सब किया। उसके बाद उन्होंने किताब ऐसी देखी, फिर कहा कि अभी सह अस्तित्व की जरूरत नहीं, अभी तो ठोकना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये जो काम है आपका, ये तो अल्टीमेट है, अल्टीमेटली यही चाहिए, लेकिन अभी हम लोग नहीं ठोकेंगे तो हम बचेंगे नहीं। ऐसा आर्गुमेंट दिया। उनका भाषा भी समझ गए कि उन्हीं का भाषा होगा जो मैंने बोला। जीडी बख्शी, मैंने उनसे कहा आप किसको बचाना चाहे, बचाना किसको चाहे? तो उन्होंने कहा कि सनातन को। तो मैंने कहा जो सनातन है वो तो खत्म हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जामिया से, आपका जेएनयू से, एजुकेशन से ना, वो तो खत्म हो गया। आप तो सीमा पे हथियार चला रहे, वो कैसे बचेंगे आपके ठोकने से? बचे, ठोकते रहिए, बचेगा नहीं।
तो मेरा ये कहना है कि जीडी बख्शी को जो करना था उनको करने दिया जाए, हम लोगों को क्या करना है वो उसको देखना है। उसको देखें। आप वहां से शुरू कर रहे हो, आप आर्मी में तो नहीं हो ना, आर्मी की जिम्मेदारी है ना, उसकी जिम्मेदारी उनको करने दीजिए जो कर रहे हैं। हम समाज को कैसे सामाजिक बना सकते हैं, मानवीय बना सकते हैं, इसमें हम काम करें। नहीं तो वो जिसको बचाना चाहते हैं वो तो खत्म हो जाएगा, और जैसा वो भारत चाहते नहीं थे वैसा भारत बन जाएगा, बन ही गया है। मतलब जैसे हमारे संविधान में प्रस्तावना में जो बातें दी थी, अभी कोई पॉलिटिशियन की बात करता है सामाजिक न्याय कैसे हो, स्वतंत्रता कैसे बढ़े? अभी तो वो कहता है बुलेट ट्रेन हो, ये हो, रोड हो, हाईवेज हो, है ना, ये सुविधाएं बढ़ जाए, वो बढ़ जाए, इसी की बात करता है। आर्थिक न्याय तो हम है। बचा पा रहे हैं क्या जो संविधान में सोचा था, जो हमारी परंपरा में था, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः के रूप में हमने सोचा था, जो हमारे समाज में सामाजिकता थी, संबंध थे, परिवार थे, उसको हम बचा पा रहे हैं क्या? आर्मी से एटम बम बना के हम बचा पा रहे हैं? एटम बम से यदि बचता हो तो बचा लीजिए, वो बचते ही नहीं, विध्वंस ही निकलता है। अभी आप देख लीजिए जो अमेरिका ने क्या किया। हम एटम बम रख सकते हैं, ईरान नहीं रख सकता, है ना, इजराइल रख सकता है, लेकिन ईरान नहीं रख सकता, पाकिस्तान भी नहीं रख सकता, पाकिस्तान को भी खत्म कर दिया। और चाइना ने तो बना लिया, नहीं तो चाइना भी नहीं रख सकता था, कोरिया भी नहीं रख सकता। अभी कोरिया का जो वो है शासक डरा हुआ है, किस दिन हमारे ऊपर अटैक हुआ। तो ऐसे तो समाधान निकलता नहीं। तो समाधान निकलेगा तो सभी लोग मिलजुल के ही ये परमाणु शक्ति या हथियारों की होड़ है इसको कम कर सकते, मिलजुल के कर सकते। जब तक कंसेंसस नहीं बनती, कंसेंसस के लिए जो है आपको एक फिलॉसफी चाहिए, जिसको अपन सह अस्तित्व कह रहे हैं या वननेस कह रहे हैं ना, जिसको वसुदेव कुटुंबकम कह रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः कह रहे हैं। ये यदि शिक्षा से जाती है तो मानसिकता होगी। अभी अमेरिका में अमेरिकी बहुत सारे नागरिकों ने एक मिनट उन्होंने सड़क पे आके कहा हम युद्ध नहीं चाहते। तो किसके लिए युद्ध कर रहे? अमेरिका को क्या मिला इतने सारे युद्ध करने के बाद? केवल अमेरिका का प्रेसिडेंट को सुरक्षित करने के लिए तो नहीं है ना एक मानव जाति। तो जो आम आदमी युद्ध में मरता है उसकी कौन परवाह करता है? जैसे गाजा में मर गए आम आदमी, कौन परवाह करता है? या गाजा के लोगों ने जाके इजराइल में मार दिया हजारों लोग, और उसके बाद युद्ध में हजारों लोग मारे जा रहे हैं। तो ये तो कोई जीने का विधि नहीं हुआ है। थोड़ा संवेदनशीलता से हम सोचेंगे तो कुछ और विकल्प की जरूरत है, तो क्योंकि युद्ध करता हुआ व्यक्ति भी युद्ध नहीं चाहता। मेरे एक मित्र है मेजर जनरल, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो गोलीबारी चलती है बॉर्डर में, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई आदमी मर जाएगा तो आपको अंदर से कैसा लगेगा? तो उन्होंने कहा हम लोग जब बॉर्डर पे गोली चलाते हैं तो सैनिकों पे नहीं चलाते, बस सैनिक वो जो इंट्रूजर्स हैं वो अंदर ना आए इसके लिए गोली चलाते, क्योंकि हम भी तो आदमी हैं। तो आदमी की हैसियत से यदि कोई आर्मी का बड़ा ऑफिसर भी सोचता है तो इस बात को ज्यादा मात देता है कि मानवीयता ज्यादा बड़ी चीज है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो आतंकवाद को या दूसरे के आक्रमण को, अपहरण को हम स्वीकार कर लेंगे, हम उसको भी स्वीकार नहीं, उसको ठीक करें, है ना। जहां तक जरूरी है बल से करेंगे, जब बल से जितना हो सकता है उतना ही हो सकता है, जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया। बाकी के लिए शिक्षा को ही ठीक करना पड़ेगा, मीडिया को ठीक करना पड़ेगा, वातावरण को ठीक है। एक बार पहले करमवीर जी को जैसे राजीव जी बता रहे थे इंस्टेंटली जो भी कुछ दिख रहा है वो है ही, लेकिन ये जो कम्युनिटी बैठी है ये तो वर्तमान पे काम करने की जरूरत है। वर्तमान पे तो जो चल रहा है नीचे तो आज के 20 साल बाद का हिंदुस्तान कैसे। आज जो मेरी क्लास में बच्चा बैठा है
जब बिल्कुल मैं सही। बुजुर्ग होकर 70 साल की उम्र में देखूंगा उसकी मानसिकता क्या। और पिछले 70-80 साल में अगर केवल भारत की आजादी को एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाए, वहां से अब तक अगर इनसे समाधान निकलते तो स्थितियां इंप्रूव होती। नेचुरल। वैज्ञानिक भौतिक दौड़ तो हमारी बढ़ी है, विकास भी बढ़ा है, स्किल तो ऊपर भी आ रही है, लेकिन समाधान निकले नहीं, उल्टे नुकसान भी हुए। वही तो मैंने पूरा जो अपनी बात रखी कि भौतिकता से क्या क्या हुआ, मानसिकता में, आचरण पे अभी आए, व्यवस्था में हम लोग देख ही रहे हैं। दूसरा जैसे राजीव जी बहुत ही संजीदा टीचर है, लेकिन इनके बहुत ही बढ़िया टीचर्स और सब्जेक्ट भी सोशल साइंस है। तो लेनिन जैसा नेतृत्व कोई करने वाला हमारा लेनिन बने और उसकी विचारधारा मार्क्सवादी की बजाय सहअस्तित्ववादी हो जाए, एक लेनिन सहअस्तित्ववादी भी हो सकता है, एक मार्क्सवादी विचारधारा पैदा कर सकता है। तो हमारे स्कूल का कोई बच्चा एक ऐसी विचारधारा क्यों नहीं पैदा कर सकता कि जिससे आसपास के उनके 2-4-5 किलोमीटर में लोग प्यार मोहब्बत से रहने लगे। अभी जिसने टीवी मीडिया देख लिया उसने देख लिया। जैसे मैं न्यूज नहीं देखता कभी भी टीवी पर, मैं अखबार भी बहुत कम पढ़ता हूँ, जी जी। तो मुझे ये बहुत सारा जो सुन लिया है दूसरे, जैसे अभी आपने कहा ईरान की इसराइल इनके, वो टीवी में मैंने भी देखा लड़ाई वड़ाई कैसी हुई। तो मैं बहुत सारा सा अनअफेक्टेड सा बैठा हूँ, क्योंकि मेरी दुनिया बहुत सीमित हो गई। तो जो मैं अपनी दुनिया में सीमित होकर सोचता हूँ तो मेरी टेंशन कम है। हाँ, और जिन्होंने वो 100 मिसाइल एक साथ जाती देखी, तो आधी टेंशन तो 100 मिसाइल की लेगी। आप शुरू लोग तो जितना मैं क्लास में कर सकता हूँ एज हेड ऑफ द स्कूल में, जितना अपने स्कूल में कर सकता हूँ उतना प्रयास करें। राजीव जी अपनी क्लास में कर सकते हैं, सतीश जी अपनी क्लास में कर सकते हैं। तो उससे अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ, अल्टीमेटली तो आप ये चाहते नहीं जी युद्ध तो बढ़ने चाहिए, बढ़िया युद्ध घटने चाहिए, तो आप काम करें। मुझे तो बिल्कुल सही है। जी, मैं वही सर वाली बात को ही मैं इंडोर्स करना चाह रही हूँ कि मटेरियलिज्म खत्म करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और साइंटिस्ट अभी भी बनेंगे, रिसर्चर्स भी कंडक्ट होंगी, एजुकेशनिस्ट भी बनेंगे, डॉक्टर्स भी बनेंगे, लॉयर्स भी बनेंगे। लेकिन जिस मानवीय आचरण की हम बात कर रहे हैं, तो एज अ ह्यूमन, अगर एक इवॉल्व ह्यूमन है, वो लॉयर बन के या डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के खड़ा हुआ है, तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग होगी, और अभी जो मटीरियलिस्टिक आदमी एक प्रोफेशन में खड़ा होगा, उसकी जो डिसीजन मेकिंग होगी, हम उसमें अंतर की बात कर रहे हैं। तो वो अंतर को स्पष्टता से देखते हुए अगर हम काम करते हैं, तो मुझे लगता है आने वाला 10 साल 20 साल में डिफरेंस एकदम क्लियर ही नजर आए। मतलब काम मटीरियलिस्टिक वे में भी किया जा सकता है, लेकिन मानसिकता क्या है मेरी, मतलब मैं संसाधनों का कर रही हूँ उपयोग, लेकिन किस तरह से मैं उपयोग कर रही हूँ, तो वो मानसिकता शिक्षा से, मतलब ये सारी मुहिम है। बिल्कुल सही है। देखिए, संसाधनों को भी नियंत्रित करने की विधियां होती है ना। जैसे मान लीजिए प्राइवेट कार है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है प्राइवेट कार को कंट्रोल करता है। यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एफिशिएंटली काम करता है तो प्राइवेट कार की जरूरत नहीं। जैसे ओला उबर आने से बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट कार यूज करना बंद कर दिया। कहाँ पार्किंग तलाशो, ये करो, अपने ऑर्डर करो, गाड़ी आ जाती है, बैठो, चले जाओ, छोड़ दो, है ना। बहुत सारे लोग, लेकिन स्टेटस सिंबल के कारण कुछ लोग प्राइवेट कार का अभी भी यूज करते हैं। दूसरी बात है, जैसे अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, दिल्ली की सड़कों पे हजारों गाड़ियां नोएडा से दिल्ली आती है ना, या गुड़गांव से दिल्ली के स्कूलों में आते हैं, यूनिवर्सिटीज में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, या दिल्ली के लोग जाते हैं नोएडा में या वहां, है ना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है ना बहुत सारा। यदि मान लीजिए हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं कि जहां स्कूल है
तो स्कूल के लोग भी यही रहे और यही के विद्यार्थी रहे, है ना। यदि इक्वल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया अभी, है ना, इक्वल एजुकेशन, इक्वल और एक जैसी सुविधाओं के स्कूल हो, तो अननेसेसरी हम अपने बच्चे को यहाँ से इधर नहीं ले जाएंगे, इधर के स्कूल में नहीं ले जाएंगे। तो आप कल्पना करो कि यदि मान लीजिए कि स्कूलों का डिजाइन ऐसा बनता है, ये कैसे बनेगा, उसके लिए पहले तो यहाँ काम करना पड़ेगा, इससे कम में बनेगा। लेकिन यदि मान लो मानसिकता बन गई तो व्यवस्था बदल जाएगी। व्यवस्था बदलेगी तो लाखों गाड़ियां जो इधर से उधर होती है डेली, कम से कम 50-60 हजार या 1 लाख गाड़ियां चलती होंगी, है ना, गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ मैं, वो कंट्रोल हो सके। रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ना, वो यही से आता है, मानसिकता से, मानसिकता से आचरण, आचरण से व्यवस्था, व्यवस्था में यदि हम व्यवस्थित तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो चीजें मैनेज हो जाती हैं। जैसे एक सोसाइटी में मान लीजिए कि 20 लोग रहते हैं, वो 20 लोग यदि आपस में संबंध को पहचान लें, है ना, बिल्कुल एक परिवार की तरह से हो जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हम लोग संबंध में जिए हुए लोग हैं, इसलिए हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं ना। हमारे परिवार में दूसरे परिवार के लोग आते हैं, कई बार हमारे जो एक्सटेंडेड फैमिली के बच्चे होते हैं वो भी हमारे घर रहते हैं ना, शिक्षा के लिए आ जाते। मान लो एक कोई बिल्डिंग है और उसमें सभी लोग परिवार की, यानी उनकी मानसिकता ठीक हो गई, आचरण ठीक हो गया, तो उनमें एकता आ गई। एकता आने से क्या होगा, सारा रिसोर्स मैनेजमेंट करें तो कम से कम 60% रिसोर्स कम हो जाए सोसाइटी में। ड्राइंग रूम कम हो जाएंगे, है ना, वॉशिंग मशीनें कम हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें कम हो सकती। तो रिसोर्स मैनेजमेंट भी मानसिकता से ही आता है। इसीलिए ये जो ग्लोबल लेवल पे जो क्लाइमेट वगैरह की जो डिस्कशन हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के, उस सब में कंक्लूजन यही निकला है कि वो लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है, ये रिसोर्सेज और उस सब समस्या नहीं है, लाइफ स्टाइल ठीक होगी। अब लाइफ स्टाइल कैसे ठीक हो, अभी जो युद्ध होते हैं ना, जो युद्ध, एटम बम हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज को कोई दूसरा ना कब्जा करे। यही तो कुल सारा इकोनॉमिक वार का मूल कारण है। दूसरा जो कारण है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर लें, हम कहीं किसी देश में घुस जाएं और वहां के लोगों को धर्मांतरित कर दें, जैसा हमने देखा भारत में भी हुआ, इंडोनेशिया, मलेशिया, जकार्ता, इधर सब जगह हुआ, फिलीपींस, सब जगह हुआ। दोनों ने काम किया, क्रिश्चियनिटी ने किया, इस्लाम ने किया, बुद्धिज्म ने किया। हम लोग भी, हिंदू भी ऐसा चाहते ही हैं कि दूसरे लोग हमारे विचार, क्योंकि हमारा विचार ज्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए लोग इधर आ जाएं, अपना धर्म ना छोड़ें, लेकिन आचरण उनका हिंदू वाला हो जाए, ऐसा हम भी चाहते हैं, है ना। तो मेरा ये कहना है कि यदि मानसिकता हमारी सहअस्तित्ववादी होती है ना, तो रिसोर्स का मैनेजमेंट हो जाता है। लेकिन मानसिकता सहअस्तित्ववादी होगी कैसे, जब हम संबंध को पहचानेंगे। यदि हम संबंध को नहीं पहचाने, यदि एक परिवार की आवश्यकता पूर्ति कैसे होती, एक परिवार की आप कहेंगे पैसे से हो, सैलरी से हो, है ना। लेकिन यदि मान लीजिए कि दूध ना आए, सब्जी ना आए, खाद्यान्न किसी कारण से दिल्ली में ना आ पाए, मान लो किसानों ने आंदोलन किया और सारी बॉर्डर सील कर दी और 3 महीने तक सील रहे बॉर्डर, कोई भी चीज ना आ पाए दिल्ली में, तो दिल्ली का आदमी पैसे से जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। ये हो सकता है कि दिल्ली का आदमी संगठित होकर किसानों के उस पर हमला कर देगा, भाई हमको भी जीने दो, है ना। इस मतलब युद्ध ही निकलेगा, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ही निकलेगा। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि हम, हमारे परिवार का जो भरण पोषण होता है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। और जैसे ही हम ऐसा सोचते हैं
तो हम संबंध की विधि से सोचने लगते हैं। यदि हम ऐसे ही सोचते हैं केवल पैसे से आएगा, तो वो होता नहीं। कोरोना में हमने देख लिया, अभी कोरोना जैसी महामारियां और हो सकती हैं, इसका पूरा पॉसिबिलिटी। यदि मान लो वार ही बढ़ जाता, भारत पाकिस्तान का वार बढ़ जाता, तो हमने अभी उनके कुछ बेस खत्म कर दिए और मान लो चाइना वाइना सपोर्ट कर देता, तो हमारे भी कई देश, हमारे भी कई शहर जो है तबाह हो जाते। तो ऐसा तो नहीं होता जैसे हम कहते हैं कि सबसे बढ़िया सिस्टम इजराइल के पास था इंटरसेप्ट करने का मिसाइल्स को, लेकिन जब 100 मिसाइल छोड़ी जाती तो 10 तो गिरती ही है, 90 इंटरसेप्ट कर देंगे। तो जैसे कोई लोग लड़ते हैं तो कोई कमजोर आदमी को मारते हैं, तो कमजोर आदमी भी अपने बचाव के लिए हाथ पैर फैलाता है, तो आपको लग ही सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, वो भी हो सकता है। मरता क्या नहीं करता है, मरता हुआ आदमी तो उसमें ताकत ज्यादा आ जाती। तो ये तो विधि नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि इसकी समीक्षा करना पड़ेगी ठीक से। यदि आप समीक्षा ठीक से नहीं करते, केवल अपने में देखते, माई लाइफ, वो तो सह अस्तित्व नहीं है। मेरा परिवार, ये भी सह अस्तित्व नहीं है ना। मेरा समाज, ये भी सह अस्तित्व नहीं। मेरा देश, ये भी सह अस्तित्व नहीं। सर्व, सभी मानव। क्योंकि यदि अफ्रीकन कंट्रीज में, युगांडा में भी यदि भुखमरी होती है, हमको अच्छा थोड़ी लगता है। जब वो फोटो हम देखते हैं हमारी पीड़ा बन जाती है ना, क्योंकि हम आदमी हैं भाई। और आदमी में संवेदनशीलता नहीं हो तो आदमी क्या है। और यदि आप में संवेदनशीलता नहीं है तो आप कभी सोचेंगे ही नहीं कि युगांडा की गरीबी को हम ठीक कैसे करें। हम कहेंगे हमको क्या मतलब, हमारा देश तो ठीक है, हमको तो खाने पीने मिल रहा है। ऐसा हो कि हम सह अस्तित्व और मानवीयता को तो नहीं स्थापित कर सकते, वो मानसिकता को नहीं ला सकते। तो हमको पूरी धरती जो है वो एक है, मानव जाति एक जाति है, मानव का धर्म एक है, मानव का लक्ष्य एक है। सभी मानव समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व पूर्वक जीना चाहते हैं। यदि ये मानसिकता बनती है तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा व्यवस्था, रिसर्च है ना, आचरण व्यवस्थाएं, ये सब बदल सकते। सारी चीजों को हम बदल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि अभी हम जिसके हिस्से हैं, क्योंकि अभी हम भौतिकवादी शिक्षा के पार्ट एंड पार्शियल हैं, और वो रहेगा अभी। ऐसा नहीं है कि वो जल्दी खत्म हो जाएगा, रहेगा। लेकिन ये जो एक छोटा सा दीपक जला है यहाँ, इसका प्रकाश यदि फैल गया तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि लोग अज्ञान को स्वीकार नहीं करते ना, समझ को ही स्वीकार करते हैं, ज्ञान को ही स्वीकार करते हैं। संकीर्णताएं मानव को स्वीकार नहीं होती हैं, मानव को उदारता, विशालता और व्यापकता ही स्वीकार होती है ना। ये मानव का प्रवृत्ति है, इस बात को हमको समझना चाहिए। इससे कम तो कुछ होता ही नहीं है ना। लेकिन इससे कम में काम चलेगा नहीं, जिसको हम कह रहे हैं हम जी नहीं पाएंगे। कितने ही एटम बम बना लीजिए, आज अमेरिका क्यों डरा हुआ देश है, उसके पास तो सबसे ज्यादा एटॉमिक पावर है। लेकिन जब ये अभी क्यों ईरान को मना रहा है कि हम पैसा दे देंगे, व्यापार खोल देंगे, आपसे तेल भी ले लेंगे, प्रतिबंध खत्म कर देंगे, क्योंकि उसको पता है ये जो अपनी कम्युनिटी के प्रति जो लोग उससे बहुत ज्यादा अति है ना प्रभावित रहते हैं, वो आतंकवादी बन जाएंगे है ना। वो टेररिस्ट बन के अमेरिका में जहां भी अमेरिकन लोग होंगे उनको मारेंगे, जैसे इजराइल के लोगों को लोग मारते हैं ना। भी कहीं भी इजराइल का आदमी सेफ नहीं है ना। उसका मूल कारण क्या है कि इस्लाम में ट्रेडिशनली उनके प्रति नफरत है। ये भी कहा गया कि यहूदी एक समय पूरी धरती से खत्म हो जाएगी, इसीलिए ईरान कहता है, इसीलिए जो
फिलिस्तीनी कहते हैं कि इजराइलियों का समूह नष्ट कर देना, ऐसा लोग मानते। तो ये तो कोई शक्ति का उदाहरण नहीं हुआ ना, शक्तिशाली राष्ट्र होने का उदाहरण नहीं। आपका नागरिक जो है वो डर डर के जिए, सिक्योरिटी के साथ जिए, गन बंदूक के साए में जिए, है ना। और वो भी सबको उपलब्ध तो नहीं होता है। जैसे अमेरिका में सब लोगों को हथियार जो है, जैसे हम लोग किराने में सामान लेते हैं, ऐसे हथियार आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी बहुत है। तो इनसिक्योरिटी जिसको हम भय कह रहे हैं, वो क्या, उसमें सुख है क्या? जैसे मेरे पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, रोड बहुत अच्छी है ना, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत बढ़िया है, और हमारी सिक्योरिटी भी है, नौकरी नहीं है तो भी पेंशन मिल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन भय है, तो क्या सुख है? पड़ोसी के साथ भी बात करने का भय है कि हम कैसे बात करें। मुझे तो कोई लोगों ने बताया कि ये भी स्थिति है कि यदि आप किसी को देखते रहें तो इसी में वो रिटेलिएट हो जाता है कि हाउ डेयर टू सी मी लाइक दिस। आप देख भी नहीं सकते, उसको अशिष्टता माना गया। आप किसी को देख रहे, ये बहुत सारे देशों में, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी है। क्या बोल, ये सब तो इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा ये सब इंडिया में भी हो गए रूल में हैं। रूल में पर नहीं, घूरना नहीं, देखना भी नहीं। जैसे आप हाई कर रहे हैं ना, वहां पे हाई करके निकल जाइए, आपने देख लिया तो झगड़ा हो जाए, ऐसा। हाई करने तक वो एक्सेप्टेड है। कोई सड़क पे आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, आपके बाजू से कोई जा रहा है, लेडी हो जेंट्स हो कोई भी हो, हाई करेंगे, वो हाई का जवाब देंगे। हाँ, या हेलो कहेंगे, हम भी कर सकते हैं हेलो हाई। लेकिन अगर आपने उनको देख लिया, बस वहां से झगड़ा हो जाएगा। और वो केवल फोन करेगा और पुलिस उठा के ले जाएगी। आपने क्यों देखा? कितना इनसिक्योरिटी है भाई। ठीक है, तो इसको मैंने कहा कि इसको हम लोग एक बार समीक्षा करके देखना पड़ेगा, भौतिकवाद की समीक्षा। भौतिकवाद से अभी तक मानव जाति को क्या मिला, है ना। जैसे हम लोग एकेडमिक्स में जो भी कुछ पढ़ते हैं, एकेडमिक्स में नेक्स्ट तो मैं आ रहा हूँ। प्लस करना है। ठीक। तो जैसे हम पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते और सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं। आजकल उसको सामाजिक विज्ञान कह रहे हैं ना, सामाजिक अध्ययन भी कह सकते। ये दो चीजें पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं विज्ञान? क्यों पढ़ते हैं? सोशल साइंसेस हम क्यों पढ़ते हैं? ये क्यों पढ़ाते हैं? सब किसके रूल? समाज। जैसे विज्ञान में अपन जिसको अपन कह रहे हैं नेचुरल लॉ को समझेंगे, अवगत नेचुरल लॉ को। कोई भी चीज कैसे काम करती है उसके कुछ नियम है। क्यों पता करना चाहिए? काफी चीजों बेहतर तरीके से है, कम टाइम में चीजें वो बेहतर की जा सकती यानी हम बेहतर जी सकें, है ना, बेहतर जीने। अभी जो विज्ञान शिक्षा है उससे ये हो रहा है, ये बेहतर जीना नहीं पड़ता। और किसके लाभ को समझना है हमको, इसको कह रहे हैं पदार्थावस्था। आप लोग इन शब्दों से परिचित हैं? जी भैया। प्राणावस्था और जीवावस्था।
ठीक है, invite to sit here. इसी के इसको समझना है, इसका जो लॉ है इसको समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि हम इनके बिना जी नहीं सकते, हम इसके बिना मानव जी नहीं सकता। तो अभी जो पूरी दुनिया में विज्ञान शिक्षा बढ़ी, उससे हमने नेचुरल लॉस को जो है समझ लिया और उसको अप्लाई किया शिक्षा में। उससे जो मानसिकता बनी, आचरण आया, जो व्यवस्थाएं आई, उससे क्या ये जीना ठीक होगा? तो हम सोच के क्या चले थे बेहतर करेंगे। कि हम नेचर के यूनिवर्सल बिहेवियर को समझ के हम बेहतर जी सकें। ये हुआ क्या? प्रश्न है। यदि नहीं हुआ तो पुनर्विचार, जरूरी। फिर से रिसर्च करने का आवश्यक कि नहीं। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जैसे हवा, पानी, मट्टी, धूप, है ना, जलवायु और ओजोन लेयर, है ना, सर शॉर्ट टर्म में तो बेहतर होता ही है। क्या हुआ? जैसे अब जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वो किस लिए लाया गया था? क्योंकि उस टाइम पे ये था कि भाई पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी और हमारे यहाँ अनाज की कमी हो रही थी। तो ये सोचा गया कि किस तरह से और ज्यादा अनाज किया जाए। उसके लॉसेस भी हुए हैं, लेकिन उस टाइम की तो डिमांड ये भी आज क्या हुआ? आज क्या है? लॉसेस हैं। आप ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि 40 साल हो गए। 40 साल में हमने और शिक्षा दी विज्ञान का, और आज क्या हो गया? ग्रीन की जगह जहर हो गया। जहर रेवोल्यूशन। जहर का रेवोल्यूशन। दाल, चावल, सब्जी, खाद्यान्न, फल, कोई भी चीज जो है जहर से मुक्त नहीं। सर मानो उसमें तो होता आप ला के बता दो, मैं आपको पैसे देता हूँ। दिल्ली में से कोई ऐसी चीज ले आई है जो जहर मुक्त हो। लेकिन अब जैसे पहले था, लेकिन बारिश नहीं होती थी तो है? लोग उस पर डिपेंड रहते थे। हाँ, फिर भूखे ठीक है। रहते थे, बारिश नहीं होती थी, तो लोग तो- बारिश पे डिपेंड थे। अगर हम वो चीजें नहीं लाते मेरा ये कहना है, तो फिर वही शिक्षा उसी के लिए होना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो शिक्षा है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए यूज होना थी, और अच्छा उत्पादन और गुणवत्ता का उत्पादन, उसके लिए शिक्षा होना थी। लेकिन जो शिक्षा, ये आया कैसे? जहर आया कैसे? हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहर कैसे आया? कौन लाया आदमी इसे? फिर दुरुपयोग उसका नहीं, हुआ। लाया कौन? मानसिकता ही लाई होती और अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज लाई, कृषि विज्ञान केंद्र लाए, शिक्षा ही लाई। शिक्षा ही। एक्सप्लोशन की तरफ चलो। इसका मतलब है कि हमारी जो शिक्षा है वो सस्टेनेबिलिटी, यानी बेहतर जीने के लिए होना। उसी को बोल रहे हैं ना आप, सस्टेनेबिलिटी। तो हम यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन का विरोध नहीं कर रहे। ग्रीन रेवोल्यूशन तो जरूरी है, सबका पेट भरना चाहिए, और हमारा खाद्यान्न और कैसे गुणवत्ता से युक्त हो, इस पे काम करना चाहिए, इसी को समाज में लाना चाहिए। हम कह रहे हैं लाए क्या हम ये कर पाए? नहीं कर पाए तो पुनर्विचार करना चाहिए शिक्षा पे, पॉलिसीज पे, है ना, सिस्टम पे पुनर्विचार करना जैसे चाहिए। मान लो उस टाइम पे फिर ट्यूबवेल वगैरह का यूज किया गया, और वो तो जरूरी था नहीं, क्योंकि बारिश के ऊपर तो हम डिपेंड रह नहीं सकते थे, और बारिश में रहते थे तो फिर वो भूखमरी बढ़ती थी, अकाल आता था तो वो होती नहीं थी उपज। तो उस वजह से ट्यूबवेल वगैरह, तो वो जो पानी का उसे दुरुपयोग कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, वो तो उस टाइम जरूरी था। लेकिन मेरा ये कहना था कि मुझे इसमें क्या लगता है सर, कि जो ये मैम कह रही है, डेफिनेटली वो ठीक है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की भी जरूरत थी, व्हाइट रेवोल्यूशन की भी जरूरत थी, लेकिन उस समय जो एक चीज मिस हो गई वो ये थी कि हमने चीजों को समग्रता में नहीं देखा। जब हमने उसी को मैंने कहा, हाँ जी, हम इसको समझ रहे थे। क्यों समझ रहे थे? एक ही पक्ष पे ध्यान दिया, बेहतर जीवन हो जाए। ट्यूबवेल से पानी निकालना जरूरी था, लेकिन ये भूल गए कि वो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो मेंटेन भी करना है। जो हम
जितने भी पेस्टिसाइड्स यूज किए उनका हमने पूरा स्टडी किए बिना उनको अंधाधुंध तरीके से यूज किया। मैम हम ये नहीं कह सकते स्टडी किए बिना कुछ भी नहीं होता। नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर उसका इफेक्ट आ रहा है, नहीं अगर उसका इफेक्ट आप आज अगर कोई चीज लेकर आ रहे हो 10 साल बाद उसका बैड इफेक्ट आपकी ग्रोथ पे आपकी चीजों पे आ रहा है। आज हम स्टडी करके ही हमें दिया जाता है सेहत से। अब आगे 10 साल बाद अगर इसका कुछ भी बैड होता है तो कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि स्टडी नहीं हुई। स्टडी तो हुई, उस टाइम पे भी नहीं यहाँ ये बात नहीं कर रहे, यहाँ फिलॉसफी की बात नहीं है। बात ये है कि उसका इफेक्ट, अब जैसे आपने वाटर का एग्जांपल लिया तो वाटर निकालना, पानी की जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, लेकिन उसके साथ ये भी मैंडेटरी होना चाहिए था कि उस वाटर का लेवल रिटेन करना, मेंटेन करना, वो भी साथ में होगा, वाटर कंजर्वेशन साथ में था। उन चीजों, जब सारी चीजों को इकट्ठा नहीं देखा गया तो उसके इफेक्ट्स आएंगे, क्योंकि चीजें रिसोर्सेज तो फिर उसी हिसाब से हैं। कंजर्वेशन के तरीके तो बताए जाते हैं, तो फिर वही बात है कि हम किस तरह को उस समय कोई जान नहीं था मटीरियलिज्म सिखाता है ना। लेकिन जब लॉन्ग में देखने लगता है इफेक्ट लॉन्ग में नहीं दिखा। वो एक स्टेशन वाला ठीक है, तो मैं आपकी बात समझ, मैं भी यही बात बोल रहा हूं। जो आप बोल रहे हैं, जी भैया, जो आप बोल रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। हमने जो विज्ञान शिक्षा लाए उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था भूखमरी ना हो, गुणवत्ता अच्छी रहे, आदमी स्वस्थ हो, है ना, और सुखी हो जाए, ये था। अब यदि ये नहीं हुआ है तो हमको विज्ञान शिक्षा पे पुनर्विचार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हम ये नहीं कह रहे कि इसको खत्म कर दो, हमने कहा था कि खत्म कर दो। हम कह रहे हैं बेहतर जीवन कि जीने बदलाव के लिए, और लाए। बेहतर जीवन जीने के लिए ये नेचुरल लॉ को हम समझ रहे थे, है ना। यदि नहीं हो रहा है तो हमको विचार करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग अलार्मिंग पोस्ट पे आ गए ना। स्टीफन हॉकिंस ने ये कहा कि यदि हम यही ट्रेंड बने रहते हैं तो उस स्थिति में ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। उसके लिए उत्तरदायी कौन है? हम नहीं, विज्ञान। हम क्या है? आपकी हमारी हैसियत क्या है? हमारी कोई हैसियत नहीं। पर हमने समझा नहीं। विज्ञान शिक्षा, जो विज्ञान शिक्षा है ना, विज्ञान शिक्षा, उस पर पुनर्विचार। विज्ञान शिक्षा के मूल में क्या है? भौतिकवाद है। ठीक है, जी भैया, समझ में आ रहा है। 2-3 लोग जो है मेरे को लगातार कंटिन्यूअसली मोबाइल में ही दिख रहे हैं पिछले 1 घंटे से। उनकी उंगली मोबाइल पे ही चल रही है। तो बहुत इमरजेंसी नहीं हो तो मोबाइल को थोड़ा दूर रखें, नहीं तो ये उंगली का भी सेंसिटिविटी खत्म होती है। आपको पता है ना, जी भैया, आप मोबाइल करें तो ये इधर इनपुट नहीं है। यूज के लिए आया मोबाइल, मिस यूज के लिए नहीं। बंद करो। दूसरा है कि जब दूसरा आप सब टीचर हैं, है ना। आपका स्टूडेंट ऐसा करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी टीचर हूँ, देखो 35 साल हो गया पढ़ाते हुए, 35 ईयर से पढ़ा है। नहीं, मैं तो कुछ लोगों को देख रहा हूँ, मैं किसी पे पर्सनली किसी क्यों कर रहे हैं आप उसको, है ना, क्या जरूरत है? टेबल पे करो, आप टेबल पे ठीक रहो। मान लो उंगली चलाने का आदत हो गई है, टेबल पे चले, उसमें रेडिएशन रहते हैं, खराब हो जाती है उंगलियां हमेशा के लिए। मैं खुद भी 6-6 घंटे करता हूँ, मुझे कई बार बहुत काम करना पड़ता है, तो मेरी ये उंगलियां शून्य हो जाती है और उसका असर ब्रेन पे आता है। मेरे ब्रेन पे मेरा ये इधर दर्द होने लगा था मोबाइल से, फिर मैंने सुनना बंद किया। अभी स्पीकर ऑन करके सुनता हूँ दूर से, वहीं से जवाब दे दो, क्योंकि कोई प्राइवेट बात तो करना नहीं, कोई दूसरा सुन लेगा तो इसलिए स्पीकर ऑन करके सुन रहे।
यहाँ ना लगाना पड़े, क्योंकि ये कान में ये सब यहाँ पे पेन होने लगा था। मीडिया में रहने के कारण से बहुत एक्सेसिव यूज था मेरा, उससे मुझे नुकसान हुआ है। दूसरी बात है कि हम तो टीचर हैं ना, हम अपने विद्यार्थी से ऐसा नहीं चाहते, तो हमको अपने में डिसिप्लिन रहना चाहिए। तीसरी बात है कि हमको अपने समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। यदि आप अपने समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिस करते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा। देखिए, यहाँ से जाने का विकल्प तो है, यहाँ तो बैठना ही है ना। तो जब आपके पास विकल्प नहीं है तब सदुपयोग करना चाहिए समय का, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। दोनों तरीके से कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग में भी, और सामने वाला यदि कोई ऐसी बात बोल रहा है तो उस पर ऑब्जेक्शन करने में भी, नहीं सर आपकी ये बात ठीक नहीं लगी मुझे, है ना, वो भी सदुपयोग, उसको भी, है ना, उसको एनकरेज करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को एनकरेज करते कि आप पूछिए, है ना, यदि कोई मेरी बात गलत है तो आप बोलिए। इतना साहस तो होना चाहिए कि हम बोल सकें कि नहीं ये बात ठीक नहीं है ना। जैसे आपने कहा तो मुझे अच्छा लगा, है ना, फिर मैंने भी ये कहा कि हम भी वही कह रहे हैं जो आप, हम ये नहीं कह रहे कि ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, रिसर्च नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सस्टेनेबल हो, उससे क्लाइमेट डिस्टर्ब ना हो, ग्लोबल वार्मिंग ना बने, ओजोन लेयर डैमेज ना हो, पोल्यूशन नहीं बढ़े। जैसे हम बिजली पैदा करते थे तो बिजली आवश्यक थी एक समय, लेकिन अभी हम बिजली पैदा कर सकते हैं सोलर से या और भी तरीके से, विंड से या पानी के प्रवाह बल से बिजली पैदा कर, हाइड्रो पावर जैसे हम लोग पैदा करते हैं ना, टरबाइन चलाते पानी के दबाव से, तो क्लीन एनर्जी है। तो क्लीन एनर्जी हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो दिल्ली में हम लोग कितना बिजली चला रहे हैं, तो हमको लगता है बिजली से तो कोई प्रदूषण होता नहीं, लेकिन ये बिजली जहां से आती है ज्यादातर थर्मल पावर से आती है। थर्मल पावर में कोयला जलाते, आप देखते हो कि ट्रेन जो है कोयले की ट्रेन दौड़ती ही रहती है। मेरा शहर सागर है, वहाँ जो शहडोल, उमरिया, ये सब वहां से लेके बिहार तक पूरा कोल बेल्ट है। तो हम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए जो ट्रेन चलती है वो 10-15 ही चलती है, लेकिन दिन भर में 200 से ज्यादा कोयले की ट्रेन निकल जाती है, कोयले वाली। और ये कोयला फिर जाके उससे बिजली पैदा होता है, उससे प्रदूषण होता है बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में। और इसलिए धीरे धीरे गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हम थर्मल पावर जो है वो कम करेंगे, हम नए नहीं बनाएंगे ना, और उसकी जगह जो है सोलर एनर्जी या विंड फार्म, इनको प्रोत्साहन करेंगे। हमने बहुत सारा किया भी है पिछले कुछ सालों में। तो विज्ञान का प्रयोजन क्या था ये हमको समझ में। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान का पर्पस क्या है, सामाजिक विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं, सोसाइटी को समझना है। सोसाइटी को समझना है। तो जिसको अपन कहें सामाजिकता को समझने। अब इसका भी उद्देश्य क्या था, यही था बेहतर जीने के। अभी जो सोशल साइंस पढ़ते हैं वो, उससे उनका जीवन बेहतर हो रहा है क्या? जितने लोग जो हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मीडिया में आके जहर फैलाते हैं, वो सब सोशल साइंटिस्ट हैं। सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, इसी के लोग जो मीडिया में जहर फैलाते हैं। तो कोई बताता है कि इससे बेहतर जीवन कैसे होगा? षड्यंत्र, चालाकी, धूर्तता, मतलबी। दिल्ली में भी ये जो सामाजिक जीवन खत्म हुआ है, बहुत कमजोर हो गया है, उसके मूल में यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटियों ने जो मानसिकताएं बनाई,
उसके कारण दिल्ली जैसा शहर जो बड़ा सामाजिक शहर था, सोशल था, हर शहर ऐसे ही था। हमारा शहर सागर यूनिवर्सिटी के आने के पहले और सागर यूनिवर्सिटी के आने के बाद सामाजिकता कम हुई, सभी जगह कम। षड्यंत्र बढ़ गए, चालाकियां बढ़ गई, बदमाशी बढ़ गई, ना द्वेष बढ़ गया, अविश्वास बढ़ गया, ठगी बढ़ गई, चीटिंग बढ़ गई, संबंध का महत्व कम हो गया, संबंधों का महत्व, माता पिता का रिस्पेक्ट खत्म हो गया, गुरुओं का रिस्पेक्ट खत्म हो गया। हम लोग जितना अपने गुरुओं का सम्मान करते थे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमारा नहीं करती, सम्मान खत्म हो गया। एक दूसरे के साथ हम लोग सहयोग करते थे। समाज में लोग अपने पैसे से स्कूल खोलते थे, गरीब बच्चों के लिए अस्पताल खोलते थे, बंद हो गए। सब कमर्शियल स्कूल हो गए, कमर्शियल हॉस्पिटल हो गए। तो ये इसका मतलब है कि ये जो सोशल साइंस का जो शिक्षा है, इससे सामाजिकता बढ़ी नहीं। पर्पस तो यही था कि हम बेहतर जीने के लिए, ये हुआ नहीं। तो कहाँ गड़बड़ी हुई है उसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो है तीसरा जो है, जिसको हम लोग कह रहे हैं तकनीकी। तकनीकी किस लिए? बेहतर जीने के लिए, यानी चीजें सुलभ हो जाएं, सुलभ हो जाए, गति बढ़ जाए, वस्तुएं सुलभ हो जाए और जल्दी मिल जाए, जल्दी हो जाए। इसके लिए टेक्नोलॉजी थी। और ये भी क्यों था? क्योंकि बेहतर जीना है। अब तकनीकी की समीक्षा कर ले, आपके इससे हुआ क्या? पहली बात तो जितने भी तकनीकी के इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें दो प्रकार का रिसर्च मूल रूप से होता है। एक डिफेंस का और दूसरा है मार्केट ड्रिवन रिसर्च और वार रिसर्च। आईआईटीज में लगभग जो रिसर्च होता है उसका 50% डिफेंस के लिए और 50% मार्केट के लिए। बेहतर जिंदगी बनाने के लिए कोई रिसर्च नहीं, ऑलमोस्ट के नहीं। कोई एक आध आदमी कर लेता है, उसका नाम हो जाता है, उसको कोई अवार्ड मिल जाता है, मैक्से से या भारत पद्मश्री मिल जाता है, उनकी बात नहीं करना है ना। मैक्सिमम जो रिसर्च होता है, तो मिल क्या रहा है समाज को इन आईआईटी से या जो टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है, इससे क्या ये सर्व सुलभ हो रहा है क्या? जो मानव की आवश्यकताएं हैं वो सर्व सुलभ हो रही है क्या? और गति जो है व्यवस्था की ओर है या अव्यवस्था की ओर है? अव्यवस्था, डिसऑर्डर, इम्बैलेंस, असंतुलन, अनियंत्रण, उसमें गति तो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे मान लो हमको किसी की हत्या करने ही जाना है, तो हम जल्दी पहुंच जाएं, इसकी क्या जरूरत है? आराम से चले जाते। जो गति बढ़ी है वो किसमें बढ़ी? वार में ही तो बढ़ी है ना। वो 22,000 किलोमीटर से वो 32 घंटे में आ गया। अमेरिका का जो प्लेन था जिसने जाके वहां पे बम गिरा था, पूरी दुनिया को बता दिया कि हम ईरान में नहीं, हम दुनिया में किसी भी देश में गिरा सकते हैं, हमारे पास ही। इसी के लिए गति बढ़ाई है हमने, कारों की गति बढ़ाई। संबंधों में हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, तो कम्युनिकेशन बढ़ा दिया, और पता लगा कम्युनिकेशन तो बढ़ गया और संबंध खत्म हो गए, जिसके लिए हमने गति बढ़ाई थी। सर में बैठ के बच्चे मम्मी को मैसेज करते, मम्मी खाना ले दो, दूसरे कमरे में। तो बेहतर जीवन जो है वो निकला नहीं।
तकनीकी से भी नहीं निकला। और बढ़िया ब्लैक करो, रात को 2:30 से भी आ जाता है। हाँ, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं इसके पर्पस को पहचानना होगा, पर्पस क्या है, और उस पर्पस को विद्यार्थी की मानसिकता में लाना है। विज्ञान का पर्पस क्या है, सोशल साइंसेस का पर्पस क्या है ना, या तकनीकी का पर्पस क्या है, क्यों हम टेक्नोलॉजी पढ़ाना चाहते हैं ना। तो जो आज भी गरीब लोग हैं उन गरीबों को भी मिल सके, है ना, जिनका पेट नहीं भर रहा है, कोई उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, वो ठीक हो जाए। हम बिजली पैदा करना हमारी अनिवार्यता बन गई है, तो कम से कम क्लीन एनर्जी हम पैदा करने लगे, इसमें रिसर्च लगाएं, इसमें गति बढ़ाएं ना, गति बढ़ाएं, जो अच्छा काम है उसके लिए गति बढ़ाएं। तो ये समीक्षा मैंने आपको इसलिए की कि आप विचार करें, क्योंकि आप टीचर हैं, केवल अपने में नहीं सोचें मेरे में ठीक हो जाए, मैं मेडिटेशन कर लूं, है ना, मैं कहीं विपස්සना कराऊं, है ना, मैं जीवन विद्या का 7 दिन का शिविर कर लूं, शिकायत मुक्त हो जाऊं, है ना, संवेदनशील हो जाऊं, मेरे को कोई मतलब नहीं, अपने में देखना है, इससे काम नहीं हो, इससे दुखी बढ़ेगा। आप कितना भी अपने में देखते रहिए, समाज में असामाजिकता हो जाएगी, आप जी नहीं पाएंगे। फिर मेडिटेशन करने के लिए भी 4 गनमैन बाहर खड़े रहना चाहिए, तभी आप मेडिटेशन कर पाए। निरंतरता जरूरी है। आपको पता है हिंदुस्तान के सारे बाबाओं के आश्रमों के बाहर गनमैन रहते, जो जितना पैसे वाला है उतना गन, तो कहाँ ईश्वर की साधना करेगा। जो शस्त्रों के आश्रय में है, सही बात। वो ईश्वर के आश्रय में कभी जा सकता है? उसने तो पहले ही आश्रय स्वीकार कर लिया। ईश्वर भी शस्त्रों के साय में हो गए है, ईश्वर भी शस्त्रों के साय में है। बिल्कुल। आप राम मंदिर देखे ही, अयोध्या में कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो जो तारने वाले थे वो ये खुद खतरा गिरे। कैसे पैदा हुआ? असामाजिकता से पैदा हुआ, समुदाय चेतना से हुआ, वर्गीयता से हुआ। यानी सोशल साइंस वो समाज में नहीं ला पाई जो समाज में लाना चाहिए, तकनीकी समाज में उसको नहीं ला पाई जो उससे अपेक्षा थी, विज्ञान से जो अपेक्षा थी वो विज्ञान कर नहीं पाया। ये समझ में आता है? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो पूछे। मैं इनको अपने स्कूल के रेफरेंस में देखता हूँ कि तीनों ही स्कूल के सब्जेक्ट, और यहाँ से एक छोटी सी बात भी आपको क्लिक कर दी, आपका पढ़ाने का तरीका बदल सकता है। हाँ, ये सामाजिक विज्ञान का पर्पस कैसे फुलफिल हो, तो सोशल साइंस के टीचर या सोशल साइंस के एरिया के टीचर, इवन छोटे प्राइमरी टीचर, देखिए उसका पर्पस क्या है। तो कंटेंट नहीं बदल, कंटेंट जो एनसीईआरटी ने लिखा वही पढ़ाना, पढ़ाना कैसे है, उसके एग्जाम्पल क्या देने हैं, दैट यू कैन डिसाइड। वैसे ही साइंस का बना सकते, नेचर के लाभ हमने थोड़े बनाए, और नेचुरल लॉ तो नेचर के, वैज्ञानिक को खोजेगा, वो इम्प्लीमेंट कैसे हो। केवल किताब में न्यूटन के 3 लॉ रटने से बच्चा पास हो जाए, डिफरेंट इशू, उसकी जिंदगी में तो फेल होगा। जिंदगी में कैसे उस लॉज को इम्प्लीमेंट करें, ये कैसे पढ़ाए। तो मुझे ये सबसे बढ़िया चीज ये लगी जो प्रैक्टिकल एक भाषा है। ठीक, बोलना सभी को आता, जो स्कूल में नहीं आता उसको भी बोलना आता, जो स्कूल में आता उसको बोलना। क्या भाषा का पर्पस केवल बोलना ही? तो भाषा से वो क्या भाषता है, क्या दिखाना चाहता, ये अगर समझ में आ जाए तो मैं समझा पाऊं। तो इसको इसी तरीके से देखें। कभी कभी क्या होता है ना कि पूरे 2 ढाई
घंटे के सत्र में केवल 1 सेकंड के लिए तार हिलता और वही तार जिंदगी बदल दे। 7 दिन के सत्र में भी यही होगा। तो वो तार कौन से मोमेंट पर आपका, जो पहले पुराने बल्ब फ्यूज हो जाते थे तो उसको हिला के देखते तो फिलामेंट कभी जुड़ जाता चक, तो जिसका फिलामेंट जुड़ गया उसकी बत्ती जल गई, फिलामेंट को संभाल बस।